Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's Sankalp series, we are going to discuss the topic types of charges. So, अगर आपको लोन लेना है बैंक से, कुछ गिरवी रखना पड़ता है और कोई चार्ज क्रिएट करना पड़ता है अपनी एसेट पे, तो वो कौन कौन से टाइप के चार्ज क्रिएट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जेईबी एग्जामिनेशन के लिए अब लगभग 2 महीने का समय बचा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी फोकस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहां से आप ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनका लिस्ट मिलेगा। चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस में। तो इसी संकल्प सीरीज में हम ऑलरेडी राइट टू लियन, राइट टू सेट ऑफ और एप्रोप्रिएशन कवर कर चुके हैं। तो आज हम असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन, प्लेज और कुछ कुछ मॉर्टगेज की बात करेंगे। सबसे पहले हम असाइनमेंट की बात करते हैं, तो हम सीधा एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए ए जो पर्सन है, इसने बी से पैसे उधार ले रखे हैं। तो ए बी को पैसे ओ करता है, यानी कि बी के पास राइट है ए से पैसा लेने का, क्योंकि उसने उधार दे रखा है। अब बी का जो ये राइट है ए से पैसे लेने का, अगर वो सी को वो राइट ट्रांसफर कर दे तो उसे हम असाइनमेंट बोलते हैं। बी का जो हक था ए से पैसे लेने का, उसने वो अपना हक सी को ट्रांसफर कर दिया। तो आप जब अपना कोई राइट प्रॉपर्टी या डेट किसी और को ट्रांसफर करते हैं, राइट ट्रांसफर करते हैं, तो उसे हम असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है। इन दिस केस, बैंकिंग के केस में, इट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी टू अ बैंकर फॉर एन एडवांस। तो मान लीजिए कि मैंने ना एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है, तो मेरा हक है इंश्योरेंस कंपनी वालों से पैसे लेने का। टाइप टाइप की इंश्योरेंस होती हैं। कई बार एक सर्टेन पीरियड के बाद लाइफ इंश्योरेंस वाले आपको पैसा देते हैं, कई बार डेथ के बाद पैसा देते हैं। तो वो मेरा राइट है इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने का। मैं अपना वो राइट बैंक को ट्रांसफर कर दूं और लोन ले लूं, तो मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को असाइन कर दी। मैंने अपना राइट बैंक को असाइन कर दिया, तो ये जो प्रोसेस है इसे असाइनमेंट बोलते हैं। तो मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रही हूँ, मैं असाइनर हूँ। बैंक को ट्रांसफर कर रही हूँ, बैंक असाइनी है। तो ये कवर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि आप अपना एक्शनेबल क्लेम, जो कि कोर्ट के थ्रू आपका कोई क्लेम, कोई राइट जो एनफोर्स हो सकता है, वो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है। तो आप ये रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे असाइनर या फिर उसका एजेंट जो है डॉक्यूमेंट को साइन करेगा। अब क्या डेटर को बताने की जरूरत है? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो ए है, ए ने पैसे देने थे बी को, ठीक है, बी ने ये राइट सी को ट्रांसफर कर दिया। तो क्या ए को पूछने की जरूरत है? जो डेटर था इस सिचुएशन में, नहीं, उसको पूछने की जरूरत नहीं है। बी अपना राइट असाइन करने से पहले ए को इन्फॉर्म करे, ये भी जरूरी नहीं है। ए से कंसेंट ले, ये भी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है। द असाइनी कैन कलेक्ट द डेट इन देयर ओन नेम विदाउट नीडिंग द ट्रांसफरर्स अप्रूवल वंस द असाइनमेंट इज मेड। अब देखो यहाँ पे बी ने अपना राइट सी को ट्रांसफर कर दिया। अब जब पैसे लेने की बात आएगी, सी सीधा ए से जाके पैसे ले लेगा। ओके, उसको बी को बीच में अब इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी ने तो अपना जो राइट है वो सी को दे दिया है। एक केस हुआ था, देना बैंक वर्सेस भीखा भाई, प्रभुदास पारेख एंड कंपनी, यूज टू एक्सप्लेन द प्रायोरिटी ऑफ सर्टेन डेट्स। तो इस केस में प्रायोरिटी ऑफ डेट्स की बात की गई थी कि जो गवर्नमेंट की डेट्स होती है ना, उनको बाकी सारी डेट्स के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी। एक इंसान ने गवर्नमेंट का भी पैसा देना है, एक इंसान ने बैंक का भी पैसा देना है। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि गवर्नमेंट की जो डेट होती है उसे प्रायोरिटी मिलती है बाकी डेट्स के ऊपर। फिर एक केस हुआ था, सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड वर्सेस द कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि अगर आपकी कोई मशीन है, ठीक है, और वो मूवेबल है, ऑब्वियसली मशीन को हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखेंगे, लैंड को इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में रखेंगे। तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो टैक्सेस होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। तो एक पर्सन ने क्या किया, अपनी मशीन को जमीन में गाड़ रखा था, मतलब मशीन जमीन से अटैच्ड थी काफी। तो उसने बोल दिया ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। इवन अगर आपने अपनी कोई मशीन या प्रॉपर्टी
अर्थ में इंस्टॉल कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इमूवेबल हो जाती है। ठीक है। अब ऐसे तो कोई अपनी कार का आधा हिस्सा जमीन में गाड़ दे और बोले मेरी कार तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। चलिए, अब जो असाइनमेंट है इसमें एक नोटिस होता है इन राइटिंग फ्रॉम द असाइनर टू द असाइनी। असाइनर असाइनमेंट जब करता है ना, रिटन फॉर्म में करता है, उसमें नेम एड्रेस असाइनी का सब कुछ होता है कि मैं अपना राइट आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। अब जो असाइनी है शुड नोटिफाई द डेटर टू कंफर्म द बैलेंस दैट्स बीन असाइन। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक रिटन प्रोसेस होता है। अब असाइनमेंट दो टाइप की होती है, एक होती है लीगल असाइनमेंट, एक होती है इक्विटेबल असाइनमेंट। इक्विटेबल जो असाइनमेंट होती है ना, वो लेस फॉर्मल होती है। लीगल असाइनमेंट प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस पूरा किया जाता है। जैसे अगर मुझे आपको लीगल असाइनमेंट करना है, अपना कोई राइट मैं आपको लीगली असाइन कर रही हूँ, लीगल असाइनमेंट कर रही हूँ, तो मैं रिटर्न में आपको असाइनमेंट करूंगी। ठीक है, कि मैं अपना राइट आपको दे रही हूँ, ये मैं रिटर्न में करूंगी। और आप जो है एज अ असाइनी, आप मेरे डेटर से कंफर्म कर लोगे कि अच्छा क्या मेघा ने मुझे राइट असाइन किए 5 लाख का, तो क्या आपने 5 लाख ही देने थे मेघा को, है ना 5 लाख का राइट क्रिएटेड है या नहीं। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है। जब ये सारी फॉर्मेलिटीज आप कंप्लीट करते हो तब आप लीगल असाइनमेंट करते हो। जब प्रॉपर फॉर्मेलिटी नहीं होती, फॉर्मल नोटिस नहीं होता है, जो लीगली वैलिड होता है लेकिन लेस फॉर्मल होता है, उसे इक्विटेबल असाइनमेंट बोलते हैं। इक्विटेबल असाइनमेंट में तो डेटर को बताने की जरूरत नहीं है, डेटर से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। लीगल असाइनमेंट में डेटर को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो अगर इक्विटेबल असाइनमेंट होगी तो ए को नहीं पता लगेगा कि बी ने सी को राइट ट्रांसफर कर दिया है। लीगल असाइनमेंट में बी सी को सब कुछ रिटर्न में देगा और सी ए से कंफर्म भी करेगा कि इतने का था ना राइट, तुमने पैसे देने थे ना बी को इतने, वो राइट अब मेरे पास ट्रांसफर हो गया है। ठीक है। अब इंश्योरेंस एक्ट और अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो इंश्योरेंस एक्ट बोलता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ट्रांसफर की जाती है बाय एंडोर्समेंट। यानी कि जो पॉलिसी है उसी पे लिख दो। मान लो मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है मैं बैंक को असाइन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लोन लेना है, या तो मैं सेपरेट डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ असाइनमेंट का, या फिर इस केस में एंडोर्समेंट के केस में जो पॉलिसी है उस पे ही लिख के असाइनमेंट हो सकता है। ठीक है। इंश्योरर मस्ट बी नोटिफाइड अबाउट द असाइनमेंट। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको बताया जाएगा कि बैंक को असाइनमेंट हो चुकी है, चाहे असाइनर बता दे चाहे असाइनी बता दे। तो ये असाइनमेंट था। अब बात करते हैं हाइपोथिकेशन की। हाइपोथिकेशन फर्स्ट टाइम फॉर्मली डिफाइन किया गया था अंडर द सरफेसी एक्ट 2002। जब आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है चाहे फ्यूचर प्रॉपर्टी है, उस पे जो आप चार्ज क्रिएट करते हो, गिरवी रखते हो, तब उसे हाइपोथिकेशन बोला जाता है। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास ऑलरेडी एक गुड्स पड़े हैं, उनको मैं गिरवी रख रही हूँ, तो वो हाइपोथिकेशन होगा एग्जिस्टिंग गुड्स का। फ्यूचर गुड्स यानी कि मान लो मैंने कार लेनी है, कार लोन में क्या होता है, अभी आपने कार लेनी है, कार लेने से पहले ही आप बैंक से लोन ले लेते हो, तो फ्यूचर में जो कार आने वाली है उसके अगेंस्ट आपने लोन ले लिया, कार आएगी बैंक के पास हाइपोथिकेटेड होगी वो, तो फ्यूचर में आपकी जो प्रॉपर्टी होने वाली है उस पे भी आप चार्ज क्रिएट करते हो। अब हाइपोथिकेशन में जो पोजेशन है वो बोरोवर के पास ही रहता है। मैंने अपनी कार के लिए लोन लिया, कार मेरे पास ही रहेगी, लेकिन उस पे चार्ज क्रिएटेड रहेगा। अगर मैं डिफॉल्ट कर देती हूँ तब बैंक वाले मेरी कार को उठा के ले जाएंगे, यानी कि तब वो जो चार्ज है वो फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। पहले मेरी कार पे फ्लोटिंग चार्ज होगा, यानी कि कार मेरे पास ही है, जब मैं डिफॉल्ट कर दूंगी तब बैंक वाले मेरी कार उठा के लेके जा सकते हैं। अब हाइपोथिकेशन और प्लेज दो कंसेप्ट रहते हैं। तो प्लेज में क्या होता है, प्लेज में पोजेशन जो है वो बैंक यानी कि क्रेडिटर के पास चली जाती है। अगर मैं मान लो कार की ही एग्जांपल ले लूं, अगर मैं अपनी कार पे प्लेज क्रिएट करूंगी ना, तो कार बैंक वालों के पास चली जाएगी। हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ही रहेगी कार। The charge exists equitably under documents signed by the borrower. However, the hypothecation agreement usually contains a clause that if the borrower defaults, the creator may demand possession. Creditor may demand possession. तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि चार्ज क्रिएट हो गया, इक्विटेबल चार्ज क्रिएट हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो गए। अब हाइपोथिकेशन में क्लॉज होता है कि अगर बैंकर को लगे कि कुछ गड़बड़ है,
तो वो हाइपोथिकेशन को प्लेज में कन्वर्ट कर सकता है। डिफॉल्ट होने पे भी जो क्रेडिटर है वो पोजेशन डिमांड कर सकता है। ठीक है, एक बार पोजेशन अगर बैंक के पास चला गया तो फिर वो प्लेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाइपोथिकेशन के अंदर इक्विटेबल चार्ज होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे चार्ज क्रिएट हो रहा है। बैंक के पास चीज तो है ही नहीं है, चीज तो आपके पास ही है जो आपने गिरवी रखी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज में सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्लेज और हाइपोथिकेशन दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी के होते हैं, लेकिन प्लेज में पोजीशन बैंक के पास चला जाता है, हाइपोथिकेशन में बोरोवर के पास ही रहता है। फिर अगर हम डिफरेंस देखें हाइपोथिकेशन का मॉर्टगेज के साथ क्या है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, लैंड है, बिल्डिंग है, लेकिन जो हाइपोथिकेशन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स, व्हीकल, स्टॉक, रिसीवेबल्स, उनका आप हाइपोथिकेशन करते हो। मॉर्टगेज के अंदर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर, प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द क्रेडिटर। हाइपोथिकेशन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक ऑब्लिगेशन टू पे होता है कि जो डेटर है वो क्रेडिटर को पे करेगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है वो मूवेबल इमूवेबल का याद रखना है। तो हाइपोथिकेशन जब आप क्रिएट करते हो तो हाइपोथिकेशन डीड एक डॉक्यूमेंट बनता है। हाइपोथिकेशन डीड एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें लीगल प्रॉमिस होता है कि बोरवर अग्री करता है कि अगर क्रेडिटर डिमांड करेगा तो मैं अपने गुड्स की पोजेशन क्रेडिटर को दे दूंगा, और जैसे ही दूंगा तो हाइपोथिकेशन प्लेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हाइपोथिकेशन कौन कर सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। अब सिंस हाइपोथिकेशन के अंदर गुड्स का जो पोजेशन है वो रहता है डेटर के पास, क्रेडिटर के पास नहीं होता, तो हाइपोथिकेशन थोड़ा सा रिस्की है। इसीलिए बैंक सिर्फ अपने जो बहुत रिस्पेक्टेबल कस्टमर्स होते हैं ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इंटेग्रिटी रेपुटेशन वाले हैं, उन्हें ही ये राइट दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है, वो अगर अपनी किसी प्रॉपर्टी को हाइपोथिकेट करती है तो उसे ये चीज रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर करवानी पड़ेगी, और ये एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाएगा, पब्लिक नोटिस माना जाएगा। रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास अगर आप ये चीज रजिस्टर करवाते हो, इसका मतलब आपने दुनिया को बता दिया कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है हाइपोथिकेटेड है। ठीक है, एंड जब आप किसी प्रॉपर्टी पे हाइपोथिकेशन करते हो तो सरसाई जो है रजिस्ट्री सिस्टम मेंटेन करती है, उसके पास भी इस चीज को लेके जाना है, इंफॉर्मेशन बतानी है। अब हाइपोथिकेशन किन टाइप के गुड्स में बेस्ट सूटेड होती है? अगर वर्क इन प्रोग्रेस पे अगर आप लोन लेते हो, अभी मैंने रॉ मटेरियल खरीदा गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी बनी नहीं है, अभी इन प्रोसेस है, इन प्रोसेस आप उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हो। वर्क इन प्रोग्रेस के अगेंस्ट अगर आपको लोन लेना है, ऐसे गुड्स के अगेंस्ट लोन लेना है जिनको कॉन्स्टेंटली हैंडल करने की जरूरत है, जैसे ऑयल है, ऑयल थोड़ा ना बैंक वाले उठा के लेके जाएंगे, तो वो ऑयल तो वहीं रहेगा, वेयर हाउस जहां पे भी उसको हैंडल किया जा रहा है, तो इसलिए वहां पे हाइपोथिकेशन बेटर है। शोरूम का जो सामान है, जो गोडाउन का सामान है, रिटेल गुड्स है, दुकान में पड़े हैं, डिस्प्ले वाले गुड्स हैं, उनको गिरवी रखने के लिए भी हाइपोथिकेशन बेटर रहता है। अब हाइपोथिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, सीधा सीधा ड्रॉबैक तो यही है कि क्रेडिटर के पास पोजेशन तो नहीं है, तो फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं कि वही पर्सन जो है सेम चीज को मल्टीपल जगह पे गिरवी रख दे, क्या पता लगता है ना। उसके बाद बोरोवर ये भी कर सकता है कि हाइपोथिकेटेड स्टॉक को सेल कर दे एंड उसी पैसे से दूसरे क्रेडिटर्स को पे कर दे, बैंकर के पास कुछ भी ना आए, बैंकर के पास घटिया क्वालिटी का स्टॉक बचे, लो वैल्यू स्टॉक बचे, ऑब्सोलीट स्टॉक बचे। उसके बाद रियलाइजेशन डिफिकल्ट होता है, डिफॉल्ट के टाइम पे एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर करना मुश्किल हो सकता है, लंबा प्रोसेस हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पुराना स्टॉक कई बार अनसेलेबल हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत आती है। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है ना, वो ये बोलता है कि अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज आपने एसेट पे क्रिएट किया है विद इन 12 months प्रायर टू द वाइंडिंग अप बिकम्स इनवैलिड अनलेस प्रूवन अदरवाइज। पिछले 12 महीने के अंदर अंदर अगर आपने हाइपोथिकेशन नहीं किया, उससे पुराना अगर आपका हाइपोथिकेशन है तो वो इनवैलिड हो जाता है, उसको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। तो इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर हाइपोथिकेशन को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने 1.5 साल पहले गुड्स को हाइपोथिकेट किया था, ठीक है,
अब मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, उसका दिवालिया निकल गया है। तो अब ये तो 1 साल से पुराना हाइपोथिकेशन का केस है। तो वो इंसॉल्वेंसी के केस में हाइपोथिकेशन प्रूव करना, फ्लोटिंग चार्ज प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसे वैलिड नहीं माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। तो जब भी हाइपोथिकेशन करना है तो बैंक को बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि बैंक को सबसे पहले ये मेन इंश्योर करना है कि मल्टीपल हाइपोथिकेशंस ना हो। बैंक को इंश्योर करना है कि बोरवर सेम गुड्स के अगेंस्ट और कहीं पे हाइपोथिकेट ना करें। तो वो बोरवर से ना एक रिटन अंडरटेकिंग लेता है कि ये गुड्स आप कहीं और हाइपोथिकेट नहीं कर सकते। और जो बोर्ड है, जो प्रेमाइसेस है, वहां पे बोर्ड लगा होगा जहां पे लिखा होगा कि ये वाले गुड्स जो हैं इस फलाने बैंक के पास हाइपोथिकेटेड है, ताकि कोई भी आए तो उसे पता लगे कि अच्छा ये जो माल पड़ा है ये बैंक के पास हाइपोथिकेटेड है। ठीक है। और अगर बोरवर एक कंपनी है तो हाइपोथिकेशन को रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास 30 डेज के अंदर अंदर, हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट होते ही 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताना है। फाइन दे के 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हो, और परमिशन लेके 60 डेज के बाद भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपका वो चार्ज हाइपोथिकेशन का रजिस्टर्ड नहीं होगा तो लिक्विडेटर उस चार्ज को नहीं मानेगा। ठीक है। तो वहां पे बैंक की हालत अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जैसी हो जाएगी। उसके बाद बैंक को रेगुलरली इंस्पेक्शन करना होता है, सुपरविजन करना होता है। बैंक पीरियोडिकली ना स्टेटमेंट्स डिमांड कर सकता है, स्टॉक स्टेटमेंट्स की, जिसमें कस्टमर जिसने लोन लिया है वो डिक्लेरेशन करेगा कि ठीक है, हमारे जो गुड्स हैं उनकी ओनरशिप हमारे पास ही है, क्वालिटी ये है, इतनी वैल्यू है। और बैंक सिर्फ स्टेटमेंट्स पे रिलाई नहीं करेंगे, बैंक को कभी कभी जाके फिजिकल इंस्पेक्शन भी करना है कि जो स्टॉक इन्होंने गिरवी रखा है वो सही से पड़ा है या नहीं पड़ा है, वैल्यू सही है या नहीं है। आपको देखना है कि गुड्स की वैल्यू में कोई डेप्रिसिएशन ना हुई हो, बोरवर की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई एडवर्स नेगेटिव चेंज ना आया हो। अगर बैंक को कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है तो बैंक इमीडिएट एक्शन ले सकता है। ठीक है। अब हाइपोथिकेशन क्रिएट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है ना उसे डीड ऑफ हाइपोथिकेशन बोलते हैं। और इसमें सारे क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके थ्रू बैंक के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है। ठीक है। जो बोरोअर है वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है लोन या कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट जो भी उसे चाहिए है, और ये एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई मैंने अपने ये गुड्स को गिरवी रख के लोन लिया है। तो ये सब कुछ डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में मेंशन होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगी कि कौन सी क्वालिटी, कौन सा रेट, कौन सी क्वांटिटी, इनकी मार्केट वैल्यू क्या है जिनको हम गिरवी रख रहे हैं। और बोरोअर ये भी कंफर्म करता है कि जो गुड्स मैं गिरवी रख रहा हूँ उन पे मेरी ओनरशिप है और मेरे पास अथॉरिटी है उन्हें हाइपोथिकेट करने की। ठीक है। और ये भी डिक्लेयर करता है कि इन गुड्स पे कोई किसी का राइट टू लियन नहीं है, किसी और का क्लेम नहीं है, कोई एनकम्बरेंस यानी कि कोई और लाइबिलिटी उन गुड्स पे नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि मैं फ्यूचर में भी कोई एनकम्बरेंस नहीं क्रिएट करूंगा। ठीक है। और मैं इस पे कोई भी और चार्ज नहीं क्रिएट करूंगा। इनको बेच के या इनके इंश्योरेंस क्लेम से जो भी पैसा आएगा वो सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने में जाएगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है। ठीक है। हो सकता है गोदाम में आग लग जाए, गुड्स खराब हो जाए, और जो उनका इंश्योरेंस का पैसा होगा वो पहले बैंक का लोन सेटल करने में यूज होगा। ये सारा कुछ डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में देना पड़ता है। प्लस बैंक डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में इंस्पेक्शन राइट्स रखता है कि हम जब भी चाहें हम एसेट्स और रिकॉर्ड्स को कभी भी मंगवा सकते हैं या जाके चेक कर सकते हैं। और जो इंस्पेक्शन करने का कॉस्ट है वो भी बोरवर के सिर पे जाएगा। ठीक है। और अगर ये सारे कॉस्ट बोरवर नहीं पे करेगा तो वो हाइपोथिकेटेड गुड से वो पैसा अपना रिकवर करेंगे। ठीक है। बोरवर हाइपोथिकेटेड गुड्स को इंश्योर करेगा अपनी कॉस्ट पे, ये भी हाइपोथिकेशन डीड में लिखा होगा। इंश्योरेंस जो पॉलिसी होगी वो बैंक के फेवर में एंडोर्स्ड और असाइंड होगी, ताकि कल गुड्स को कुछ हो जाए तो पैसा पहले बैंक को मिलेगा। और बोरवर ये भी अग्री करेगा कि वो मार्जिन ऑफ सिक्योरिटी हर टाइम पे मेंटेन करके रखेगा, सारे रेंट, टैक्सेस, जहां पे वेयर हाउस में सामान पड़ा है सब कुछ पे करेगा। और बैंक के पास राइट है अपना सारा लोन रिकॉल करने का किसी भी टाइम पे, अगर उन्हें कोई भी गड़बड़ लगती है। और डिफॉल्ट के केस में वो सारे गुड्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और सब कुछ बेचने के बाद भी अगर बैंक अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाता है तो बोरवर लाइबल रहेगा उस पैसे को चुकाने के लिए। ठीक है। और बोरवर ये भी अग्री करेगा क्लॉज के अंदर कि मैं बैंक की तरफ से जो डिमांडेड अमाउंट है
उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा। अगर अमाउंट हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है तो मैं कल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा कि ये अमाउंट इनकरेक्ट है। ठीक है। और डीड ये भी स्टेट करती है कि सिक्योरिटी कंटिन्यूइंग इन नेचर रहेगा, और किसी भी पॉइंट पे इफ द अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस द सिक्योरिटी डज नॉट लैप्स एंड द सिक्योरिटी रिमेन्स वैलिड अंटिल ऑल ड्यूज ऑफ द बैंक्स आर कंप्लीटली डिस्चार्ज। ठीक है। आपने अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है या कैश क्रेडिट फैसिलिटी लिया है, इवन अगर आपके अकाउंट में पैसा है भी है, कोई फर्क नहीं है बैंक को तो अपना सारा लोन रिकवर करने से है ना। जब तक लोन सारा बैंक का रिकवर नहीं हो जाता तो ये हाइपोथिकेशन कंटिन्यूइंग इन नेचर रहेगा। ठीक है। तो हाइपोथिकेशन में सबसे मेजर पॉइंट क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस पोजेशन किसके पास रहता है? बोरोवर के पास रहता है। प्लेज भी कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर। ये बेलमेंट ऑफ गुड्स है। बेलमेंट का मतलब होता है कि जब बेलर अपने गुड्स का पोजेशन बेली को देता है टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो प्लेज में आप क्या कर रहे हो? आप अपना सामान, मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को दे रहे हो लोन लेने के लिए। तो लोन लेने के लिए आप बेलमेंट करते हो तो उसे प्लेज बोलते हैं। तो जो गिरवी रख रहा है, बेल कर रहा है, उसे पॉनर बोलेंगे। जिसके पास गिरवी रखा जा रहा है यानी कि बैंक, उसे पॉनी बोलेंगे। तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव क्या है। लेकिन आपको लोन, मान लो मैंने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखनी है तो मैं अपनी ज्वेलरी बैंक को दे रही हूँ, यानी कि टेम्परेरीली पोजेशन बैंक के पास ट्रांसफर कर रही हूँ, तो प्लेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल भी, कंस्ट्रक्टिवली भी डिलीवरी हो सकती है। और जो पॉनी है यानी कि जो बैंक है उसका सिर्फ स्पेशल प्रॉपर्टी है गुड्स के अंदर, यानी कि वो सिर्फ लोन के लिए मेरे गुड्स को अपने पास रख रहे हैं या मेरी ज्वेलरी को अपने पास रख रहे हैं। अगर मैं लोन नहीं चुकाती हूँ तो उनके पास राइट है कि ज्वेलरी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लें। लेकिन अगर मैंने सारा लोन चुका दिया तो मैं अपनी ज्वेलरी वापस ले लूंगी, यानी कि ओनरशिप तो मेरे पास ही है जनरली। बैंक का सिर्फ स्पेसिफिक राइट क्रिएट हुआ है उन गुड्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो वैलिड प्लेज करने के लिए क्या होना चाहिए? एक जो गुड्स या जिसे हम शैटल बोल सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे कि गुड्स आइडेंटिफाई हो कि इन गुड्स को गिरवी रख के लोन लिया गया है। और जो गुड्स का पोजेशन है वो क्रेडिटर यानी कि पॉनी को दिया जाता है। कई बार ना एक्चुअली आप डिलीवरी करते हो सामान की बैंक के पास तो प्लेज क्रिएट होता है। कई बार सिर्फ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी होती है। मेरा सामान गोदाम में पड़ा है, वेयर हाउस में पड़ा है, मैंने वेयर हाउस की चाबी ले जाके बैंक को दे दी, तो भी माना जाएगा कि प्लेज क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई। ठीक है। उसके बाद बेलमेंट होता है। एक तरीके से मैं अपनी जो ज्वेलरी है बैंक को हैंड ओवर कर रही हूँ, तो ये एक तरीके का बेलमेंट होता है फॉर लोन। और पर्पस क्या है? कि पेमेंट लेने के लिए मुझे लोन चाहिए बैंक से, इसीलिए मैं प्लेज क्रिएट कर रही हूँ। तो जब एक प्लेज क्रिएट होता है तो जो ओनरशिप राइट्स हैं वो तो पॉनर के पास यानी कि मेरे पास ही रहेंगे, लेकिन मैंने उनको गिरवी रख दिया, अपने गुड्स को गिरवी रख दिया। तो डिलीवरी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। ठीक है। पॉनी के पास प्लेज्ड गुड्स का कंट्रोल होना चाहिए है। हो सकता है गुड्स वेयर हाउस में हो, चाबी बैंक को दे दी जाए। तो इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो बैंक के पास जाना जरूरी है प्लेज के केस में। अब अगर आपको गुड्स डिलीवर करने हैं प्लेज क्रिएट करने के लिए, आप तो हैंड ओवर कर सकते हो उनको कि जाके गहने बैंक को दे दिए। दूसरा, मैंने गुड्स गिरवी रखने थे तो गुड्स पड़े हैं पब्लिक वेयर हाउस में। पब्लिक वेयर हाउस का जो वेयर हाउस मैन है वो एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बैंक को दे देगा कि गुड्स हमारे पास पड़े हैं, आपके बिहाफ पे हमारे पास पड़े हैं। इसे बोलते हैं एटॉनमेंट के थ्रू प्लेज क्रिएट करना। या फिर मैं अपने जो गुड्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस रिसीट्स जो हैं वो बैंक को दे सकती हूँ, जिनसे बैंक के पास मेरे गुड्स का कंट्रोल आ जाएगा। तो भी प्लेज क्रिएट हो सकता है। सिर्फ हमेशा फिजिकली गुड्स देना जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर पौनी गुड्स की पोजेशन लूज कर देता है कि गुम गए, चोरी हो गए, कुछ भी हो गया, तो प्लेज वहां पे वैलिड नहीं रहती है। तो पौनी को ध्यान से संभाल के रखने होते हैं गुड्स। द पॉनी हैज अ राइट टू रिलीज द गुड्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि पॉनी यानी कि बैंक बोल सकता है कस्टमर को कि ठीक है आप गुड्स ले जाओ, आप अपना काम कंटिन्यू रखो, लेकिन प्लेज क्रिएटेड रहेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट जो बैंक है वो कस्टमर को गुड्स दे सकता है। ठीक है। तो इसमें ना होता क्या है कि कस्टमर ना एक्चुअली ट्रस्ट रिसीट बैंक को देता है कि चाहे गुड्स मेरे पास पड़े हैं लेकिन हक आपका है,
प्लेज क्रिएटेड रहेगी, ऐसा भी कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है। और हाइपोथिकेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि फ्यूचर गुड्स के लिए भी हाइपोथिकेशन हो सकता है, लेकिन प्लेज सिर्फ एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए हो सकता है जो एक्चुअली ऑनर के पास हो। जो फ्यूचर में कभी बनने वाला है स्टॉक, कि जब बन जाएगा तब आप पे पास प्लेज कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। प्लेज जब क्रिएट होती है एक्सप्लिसिटली रिटन अग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकती है, इम्प्लाइड बाय नेचर भी हो सकता है, लेकिन बेटर रहता है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट रखो, सिर्फ वर्बली मत क्रिएट करो, ताकि कोई भी कल एम्बिग्विटी ना रहे, कोई भी वहां पे इशू ना क्रिएट हो। ठीक है। कई बार जैसे मैंने आपको ट्रस्ट रिसीट का कॉन्सेप्ट बताया, पॉनर गुड्स को रिलीज, इफ द पॉनर रिलीजेस द गुड्स इट्स ऑफन डन अंडर द ट्रस्ट रिसीट। तो पॉनर के पास गुड्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि पॉनी क्या करेगा, बोलेगा कि ठीक है तुम गुड्स ले जाओ, लेकिन हम एक ट्रस्ट रिसीट दे दो। तो उसमें पॉनर क्या करेगा, पॉनी को एक ट्रस्ट रिसीट देगा। यहाँ पे वैसे पॉनी आना चाहिए, पॉनी रिलीज करता है गुड्स को। तो जो ट्रस्ट रिसीट है उसमें जो पॉनर है वो पॉनी को लिख के दे देता है कि गुड्स मैं अपने पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपके ट्रस्ट में मैं होल्ड करूंगा। उसका फायदा क्या है, उसका फायदा यह है कि अगर मेरी कंपनी जिसने गुड्स को प्लेज किया, अगर वो कल डूब भी जाती है, लिक्विडेटर भी आ जाता है, तो भी वो जो गुड्स पड़े हैं उन पे बैंक का ही हक रहेगा। लिक्विडेटर ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास है तो हमारा राइट है। अगर उन गुड्स का ट्रस्ट रिसीट बैंक के पास है तो हक बैंक के पास ही रहेगा। प्लेज कौन क्रिएट कर सकता है, जो ओनर है गुड्स का, जिसके पास ओनरशिप है, पोजेशन है, टाइटल टू द गुड्स है, डॉक्यूमेंट्स है उसके पास है, तो वो वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। इवन जो मर्केंटाइल एजेंट है, जो ओनर के बिहाफ पे काम करता है, उसका एजेंट, वो भी प्लेज क्रिएट कर सकता है अगर ओनर से के कंसेंट से उसके पास गुड्स पड़े हैं या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पड़ा है। ठीक है। और जो गुड्स हैं वो एजेंट की कैपेसिटी में उसके पास पड़े हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए कई कि वो प्लेज क्रिएट करे, बिजनेस के लिए प्लेज क्रिएट कर रहा है, ओनर के बिजनेस के लिए प्लेज क्रिएट कर रहा है, अपने पर्पस के लिए नहीं। तो मैंने अगर किसी को अपना एजेंट बना रखा है कि आप मेरे गुड सेल कर दो, तो मेरा एजेंट भी प्लेज क्रिएट कर सकता है। और पॉनी यानी कि जो बैंक है जिसके पास प्लेज क्रिएट हो रही है, वो गुड फेथ में काम करे, उसके पास कोई नॉलेज ना हो कि एजेंट के पास पावर नहीं है, बैंक को पूरी तसल्ली हुआ है कि एजेंट के पास पावर है, वो गुड्स को गिरवी रख सकता है, तो प्लेज क्रिएट हो सकती है, मैं या मेरा एजेंट प्लेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज हैं, ठीक है, मैंने आपको डरा धमका के आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वॉइडेबल है, यानी कि आप अगर चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ये प्रूव करके कैंसिल कर सकते हो कि मैम ने तो धमका के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, तो ये वॉइडेबल है। आप चाहो पूरा भी कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, चाहो कैंसिल भी करवा सकते हो। ठीक है। तो अगर मैंने आपको धमका के गुड्स अपने पास रख ली और उन गुड्स को मैंने गिरवी रख लिया, मैंने आपको धमका के आपसे गुड्स जबरदस्ती खरीद लिए, ठीक है, और आपके वही गुड्स को मैंने गिरवी रख दिया बैंक के पास, तो ये जो गुड्स मेरे पास आए हैं मेरी पोजीशन में, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए हैं, यानी कि वो जो सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है आप कैंसिल भी कर सकते हो ये प्रूव करके कि ये तो गलत किया। तो इस केस में क्या मैं प्लेज क्रिएट कर सकती हूँ? यस, मैं प्लेज क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है। चलिए, सेलर ऑफ गुड्स कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर आफ्टर सेल। मान लो कि ए ने बी को गुड सेल कर दिए, ठीक है। अभी बी ने बोला है कि मैं 2 महीने बाद लेके जाऊंगा, अभी नहीं मैं सामान लेके जा सकता। ए ने मीनवाइल क्या किया, जो गुड्स ऑलरेडी सेल कर दिए थे बी को, उन्हीं को बैंक के पास जाके गिरवी रख दिया। बैंक ने गुड फेथ में जो है लोन दे दिया उन गुड्स के अगेंस्ट। बैंक को पता ही नहीं है कि इस कस्टमर ने तो इनको ऑलरेडी कहीं पे सेल कर रखा है, तो गुड फेथ में यहाँ पे भी प्लेज क्रिएट हो सकता है। ओके। चलिए, उसके बाद रीप्लेज हो सकता है। ए ने बी के पास गुड्स को गिरवी रखा, ए ने बी के पास गुड्स को गिरवी रख के इससे लोन ले लिया 1 लाख रुपए का। अब इसने बोला मैं आपको 2 महीने बाद पैसे वापस करूंगा। अब बी को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने उन्हीं गुड्स को आगे गिरवी रख दिया सी के पास।
तो क्या वो ऐसा कर सकता है? रीप्लेज कर सकता है? यस कर सकता है। उसका इन गुड्स में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, तो वो 1 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट के लिए फर्दर गिरवी रख सकता है। लेकिन यहाँ पे इशू क्या है, अगर ए कल सारा पैसा बी को चुका देता है, तो बी को ये गुड्स सी से लाके ए को वापस करने पड़ेंगे। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो प्लेज क्रिएट कर दी है। नहीं, ए अगर अपना पैसा सारा चुका देता है, तो बी को वो गुड्स वापस करने ही करने पड़ेंगे। ओके। अब पौनी यानी का जो बैंक है, जो लेंडर है, उसके क्या राइट्स होते हैं? उसके पास राइट ऑफ रिटेनर होता है। ठीक है। अगर मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो मेरे गुड्स बैंक के पास ही पड़े रहेंगे और उनको संभालने का, प्रिजर्व करने का जो खर्चा है वो भी मुझे ही देना पड़ेगा। जब तक नहीं दूंगी तब तक जो बैंक है वो मेरे गुड्स को अपने पास रिटेन करके रखेगा। फिर अगर मेरे गुड्स को मेंटेन करने में बैंक का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होता है, नॉर्मल से अलग कोई खर्चा होता है, तो वो अमाउंट को रिकवर करने के लिए बैंक मेरे पे केस कर सकता है। गुड्स रिटेन नहीं कर सकता। मान लो मैंने लोन चुका दिया, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस चुका दिए, तो बैंक को मुझे मेरा सामान वापस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए रिटेन नहीं किया जा सकता गुड्स को। नेक्स्ट इज नो राइट टू रिटेन फॉर अदर डेट्स। देखो, अगर मैंने बैंक से 2 लोन ले रखे हैं, ए और बी, मैंने ए लोन चुका दिया, ए लोन के लिए मैंने ज्वेलरी गिरवी रखी थी, मैंने ए लोन चुका दिया, बैंक को मेरे गहने मुझे वापस करने पड़ेंगे। बैंक बैंक मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुमने एक और लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, वो पहले वापस करो तब ज्वेलरी देंगे। नहीं, जिस लोन के लिए ज्वेलरी गिरवी रखी थी वो लोन चुका दिया, बैंक को मेरे गहने वापस करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई सेम लोन पे मैंने सब्सिक्वेंट एडवांस लिया है, तब बैंक ज्वेलरी अपने पास रख सकता है। मान लीजिए कि मैंने बैंक से पहले 50,000 रुपए का लोन लिया था, ज्वेलरी गिरवी रख के, मुझे थोड़े से और पैसों की जरूरत पड़ी इसी में। मान लो पहले 50,000 का ओवरड्राफ्ट लिया था, इसी में मैंने 10,000 का और ओवरड्राफ्ट ले लिया, तो ये 60,000 सिंगल एक ही टाइप का लोन माना जाएगा। तो जब तक पूरा 60,000 नहीं चुका देती, तब तक बैंक मेरे गहने मुझे वापस नहीं करेगा। उसके बाद बैंक का राइट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। अब ऐसा है कि मेरे जो सामान है वो बैंक के पास पड़ा है, मेरे ज्वेलरी या गुड्स जो भी मैंने गिरवी रखा है, अगर कोई थर्ड पार्टी उन गुड्स को चोरी करने की, डैमेज करने की कोशिश करता है, पौनी को उनसे डिप्राइव करने की कोशिश करता है, तो पौनी उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, बैंक लीगल एक्शन ले सकता है। जैसे कि मैं एज एन ओरिजिनल ओनर एक्शन ले सकती हूँ ना, वैसे ही बैंक भी एक्शन ले सकता है। अब अगर पॉनर डिफॉल्ट कर दे, मैं लोन में डिफॉल्ट कर दूं, तो बैंक क्या कर सकता है? उस गुड्स को अपनी पोजेशन में रख सकता है। ठीक है। एंड उन्हें बेच के, मुझे नोटिस भेज के उनको बेच भी सकता है। ठीक है। जब तक मैं डेट नहीं चुकाती हूँ, उन्हें सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रखेगा, और बार बार बोलने पे भी मैं नहीं लोन चुका रही हूँ, तो बैंक मुझे नोटिस भेज के उनको बेच देगा। मुझे नोटिस भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही बैंक उन्हें बेच सकता है। बैंक के पास ना 2 रेमेडीज हैं अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ। एक, कि गुड्स को अपने पास रखे रखे जब तक मैं लोन नहीं चुकाती। दूसरा, रीजनेबल नोटिस देके उनको बेच दे। इनमें से कोई भी ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव चॉइसेस हैं बैंक के पास। अब सेल होने के बाद अगर डेट ज्यादा है और पैसा कम मिला, तो मैं बाकी का पैसा चुकाने के लिए लायबल हूँ। ठीक है। लेकिन अगर डेट कम थी, सामान ज्यादा में बिका, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है बैंक मुझे वापस कर देगा। अगर प्लेज्ड गुड्स गुम जाते हैं, चोरी होते हैं, डैमेज होते हैं बाय अ थर्ड पार्टी, तो जो बैंक है, जो पौनी या पेली है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। और जो भी डैमेजेस रिकवर होते हैं, पौनी पौनर अपने राइट्स के हिसाब से रिकवर कर सकते हैं। मान लो कि लोन बचा था 60,000 का, तभी किसी ने उन गहनों को चोरी कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब कोर्ट केस हुआ, कोर्ट ने 2 लाख का कंपनसेशन दिलवा दिया, तो 2 लाख में से सिर्फ 60,000 का हक बैंक का है, बाकी के 1,40,000 मुझे मिल जाएंगे। ओके। तो इस तरीके से डिवीजन होगा। अब जो पॉनर है ना, उसका हक होता, उनका ओनरशिप होता है। जो बैंक है उसके पास सिर्फ लिमिटेड राइट होता है। ठीक है। जिन गुड्स पे मेरा ओनरशिप है, उन्हीं को मैं गिरवी रख सकती हूँ, प्लेज क्रिएट कर सकती हूँ। अब पॉनर के क्या राइट्स हैं, मेरे क्या राइट्स हैं? सेल करने से पहले पौनी मुझे बताएगा
कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनते हैं मुझे वापस करेगा। और मेरे पास राइट है कि अगर मेरे गुड्स अभी सेल नहीं हुए हैं, चाहे नोटिस आ गया लेकिन चाहे अभी गुड्स सेल नहीं हुए हैं, अगर मैं सारा लोन चुका दूं, सारी कॉस्ट चुका दूं, तो बैंक सेल नहीं करेगा और मेरे गुड्स जो हैं मुझे वापस कर देगा। अब ड्यूटीज पॉनर की क्या है? पॉनर की ड्यूटी है कि जब भी वो किसी भी चीज को गिरवी रखता है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई रिस्क है, बैंक को बताना है, पॉनी को बताना है। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो लॉसेस और डैमेजेस के लिए वो लायबल रहेगा। और जो भी गुड्स गिरवी रखे हैं उनको प्रिजर्व करने का, इंश्योर स्टोरेज करने का जो भी खर्चा है वो पॉनर ही उठाएगा। अगर पौनी वो खर्चा करता है तो पॉनर उसको रीइम्बर्स करेगा। और पॉनर उन्हीं गुड्स को गिरवी रख सकता है जिनका टाइटल क्लियर हो, ओनरशिप में कोई इशू ना हो, कोई प्राइवेट लियन ना हो, कोई चार्ज ना हो। और अगर मैंने मान लो लोन नहीं चुकाया, डिफॉल्ट हो गया, गहने बैंक ने बेच दिए, फिर भी अगर कोई लोन का अमाउंट पेंडिंग है तो मुझे वो लोन चुकाना है। ठीक है। फिर जब भी गुड्स प्लेज करने हैं, टाइटल क्लियर होना चाहिए है। दूसरी चीज, अग्रीमेंट टू प्लेज जो है वो पॉनर हमेशा साइन करता है। जो पॉनर है ना, वो एक अग्रीमेंट टू प्लेज साइन करता है जिसमें लिखा होता है कि ये गुड्स हैं और ये उनका टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। और ये मैं सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रख रहा हूँ। ठीक है। जब तक पूरा लोन नहीं चुकाया जाता तब तक ये गुड्स बैंक के पास रहेंगे, गुड्स को इंश्योर कराया जाएगा, एडुकेट मार्जिन जो है वो हम मेंटेन करके रखेंगे। और डिमांड जब बैंक करेगा तो हमें लोन चुकाना है, नहीं तो बैंक गुड्स को सेल कर सकता है। मैं गुड्स को इंश्योर भी करूंगा, बैंक अगर इंश्योर करेगा तो मैं उस पैसे की भरपाई करूंगा। तो ये सारी जो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, ये सारी बैंक को देनी पड़ती हैं, कस्टमर को लिख के, कस्टमर को साइन करके देनी पड़ती हैं। पॉनर को पीरियोडिकली स्टॉक स्टेटमेंट्स, कोई इंस्पेक्शन करने के जो राइट्स है वो भी देने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंक जो है ट्रस्ट रिसीट के अगेंस्ट सामान कस्टमर को वापस कर देता है, लेकिन वो लिखवाता है कि हम कभी भी आके इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हमारा राइट टू लियन रहेगा, तुम डिफॉल्ट करोगे तो हम इसे बेच देंगे। अगर हम किसी ब्रोकर के थ्रू सेल करवाते हैं, अगर ब्रोकर गलती करता है तो तुम हमें कुछ नहीं बोलोगे, बैंक को कुछ नहीं बोलोगे। ठीक है। अब प्लेज का एडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है कि कस्टडी पौनी के पास रहती है, यानी कि बैंक के पास रहती है, सेल करना इजी है, उनको चेक रखना इजी रहता है, उसको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता कस्टमर। प्लस इंश्योरेंस करवाई जाती है, तो वो भी एक रहता है कि चलो गुड्स को कुछ हो भी गया तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। और प्लेज की जो फॉर्मेलिटीज है ना, वो मॉर्टगेज से सिंपल होती हैं। तो जब भी प्लेज क्रिएट करना है ना, तो एक तो टाइटल वेरीफाई कर लो कि जो गिरवी रख रहा है उसके पास हक है गिरवी रखने का, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और गुड्स पे प्रॉपर अपना कंट्रोल मेंटेन करके रखो। अगर सामान गोडाउन में पड़ा है तो गोडाउन में साइन बोर्ड लगाओ कि ये प्लेज्ड गुड्स हैं। ठीक है। उनका टेक केयर करो अच्छे से, क्योंकि बैंक से अगर गड़बड़ होगी, बैंक से अगर सामान खराब हो गया तो बैंक का लोन रिकवरी में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। उसे फिर कस्टमर को रीइंबर्स करना पड़ेगा उस लॉस के लिए। पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करो, मार्जिन मेंटेन करके रखो। ठीक है। तो अभी दो टर्म्स हम काफी कॉमनली सुनते हैं, एक प्लेज और एक लियन। प्लेज में कस्टमर जो है वो अपने गुड्स गिरवी रखता है ना, तो बैंक के पास या जो प्लेजी है, पौनी है, उसके पास उनको सेल करने का राइट होता है। लियन में ना सिर्फ आप गुड्स को रिटेन करते हो पोजेशन, नॉर्मली लियन में राइट टू सेल नहीं हो पाता। ठीक है। जो प्लेज है उसके अंदर जो पॉनर है वो पौनी के पास अपना एक स्पेशल इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, बैंक के पास राइट आ जाता है उनको सेल करने का गुड्स को, तो बैंक का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। लियन में ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, सिर्फ उनके पास पोजेशन का राइट आता है कि हम पोजेशन अपने पास रखेंगे। प्लेज में पोजेशन एसेंशियल होती है, पोजेशन है तभी तो सेल करोगे। ठीक है। लियन में जब तक आपके पास पोजेशन है तब तक लियन क्रिएटेड रहती है। प्लेज एक सिक्योरिटी राइट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता है, किसी और को भी आप फर्दर असाइन कर सकते हो। लियन किसी और को आप असाइन नहीं कर सकते, लियन तो एक राइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मॉर्टगेज की। मॉर्टगेज कवर होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। तो मॉर्टगेज हम टर्म यूज करते हैं जब हम अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के जो है लोन लेते हैं। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंडर। प्रॉपर्टी सेल जब आप करते हो तब आप अपनी प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर करते हो फॉर अ प्राइस।
हो सकता है प्राइस आपको इमीडिएटली मिल जाए, हो सकता है वो प्रॉमिस करे बाद में पे कर दूं, हो सकता है आधा पे कर दे, आधा बोले बाद में पे करूंगा, तो सेल हो सकती है। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें और अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से जब आप डील करते हो और अमाउंट अगर 100 रुपए से ज्यादा का होता है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप जब अपनी पोजेशन ट्रांसफर करते हो, ओनरशिप ट्रांसफर करते हो, तब सेल होता है। ओके, तो जब आप मॉर्टगेज क्रिएट करते हो तब आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हो, सिर्फ एक इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हो, आप उस पर चार्ज क्रिएट करते हो। ठीक है, आपको लोन चाहिए, आपने कोई लोन चुकाना, कुछ आपने कोई एग्जिस्टिंग डेट चुकानी है, तो आप मॉर्टगेज क्रिएट कर सकते हो, कोई ऑब्लिगेशन के तहत आप मॉर्टगेज क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मॉर्टगेज में आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करते हो, ओनरशिप नहीं करते हो। और मॉर्टगेज वर्ड यूज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेज और हाइपोथिकेशन वर्ड जो है यूज होता है। जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है वो मॉर्टगेजर है, जिसके पास गिरवी रखा जाता है वो मॉर्टगेजी है। जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है मॉर्टगेज में इन्वॉल्व, उसे मॉर्टगेज मनी बोलते हैं। और जो लीगल डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे हम मॉर्टगेज डीड बोलते हैं। अब मॉर्टगेज कर कौन सकता है? जो ओनर है प्रॉपर्टी का, चाहे उसने खरीदी है, चाहे उसने इनहेरिट करी है, उसको किसी ने गिफ्ट दी है, लीज की प्रॉपर्टी को भी आप मॉर्टगेज कर सकते हो। ठीक है, लेसर लेसी दोनों कंसेंट देते हैं। को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दो लोगों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, उनमें से कोई भी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है। एचएफ के केस में कर्ता एचएफ की प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है। माइनर की प्रॉपर्टी को उसका गार्डियन मॉर्टगेज कर सकता है कोर्ट की परमिशन के साथ। एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर भी मॉर्टगेज क्रिएट कर सकते हैं। अब मॉर्टगेज के बहुत सारे टाइप हैं। सिंपल मॉर्टगेज, बाय कंडीशनल सेल, यूजुफ्रैक्चरी, इंग्लिश मॉर्टगेज, डिपॉजिट फॉर टाइटल डीड्स या एनोमलस। सिंपल मॉर्टगेज में जो मॉर्टगेजर है वो डिलीवरी नहीं करता पोजेशन की, पोजेशन डिलीवर नहीं करता है और खुद को पर्सनली बाइंड करता है। पर्सनली बाइंड करने का मतलब है कि कल अगर वो डिफॉल्ट करता है और घर या प्रॉपर्टी बिकने के बाद भी अगर बैंक पैसा नहीं रिकवर कर पाता, तो मॉर्टगेजर को पर्सनली लायबल ठहराया जाएगा बाकी का अमाउंट चुकाने के लिए। ठीक है, मॉर्टगेजी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है कोर्ट डिक्री लेके, इसने लोन नहीं चुकाया। मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में क्या होता है कि मान लो मेरा घर है, मैंने बैंक के पास गिरवी रखा। बाय कंडीशनल सेल में क्या होगा, मैं एक तरीके की ऑस्टेंसिबल या नकली सेल कर दूंगी अपने बैंक को। नकली क्यों बोल रहे हैं? अगर मैंने लोन चुका दिया तो जो सेल मैंने नकली बैंक को करी थी उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया, तो जो मैंने ये नकली सेल, ऑस्टेंसिबल सेल बैंक को करी थी अपने घर की, वो सेल एब्सोल्यूट मान ली जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइप की मॉर्टगेज में होती है कि जो कस्टमर है, जो बोरोअर है, वो पर्सनली लायबल नहीं है। मतलब मैं बैंक को बोलूंगी कि जो पैसा प्रॉपर्टी बेच के रिकवर होता है कर लो, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं पर्सनली लायबल नहीं हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से कंडीशनल सेल होती है कि लोन चुका दिया तो सेल का कोई मतलब नहीं है, लोन पे डिफॉल्ट कर दिया तो सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में आप पोजेशन अपनी प्रॉपर्टी की मॉर्टगेजी को देते हो, प्लस उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, वो भी सारा बैंक के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मॉर्टगेजर पर्सनली लायबल नहीं है लोन चुकाने के लिए। ठीक है, इंग्लिश मॉर्टगेज में कस्टमर अपने आप को, जो मॉर्टगेजर है, पर्सनली बाइंड करता है लोन चुकाने के लिए। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली बैंक को या मॉर्टगेजी को ट्रांसफर कर देता है। अगर लोन आपने चुका दिया या मान लो मैंने लोन चुका दिया, फिर तो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। लेकिन अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी बैंक को मैंने ऑलरेडी दे दी थी, मैंने तो एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी थी। और तब भी अगर बैंक अपना पैसा नहीं रिकवर कर पाता, तो भी आई एम पर्सनली लायबल। फिर आती है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स के द्वारा जो मॉर्टगेज क्रिएट की जाती है, जिसे हम इक्विटेबल मॉर्टगेज भी बोलते हैं। यहाँ पे आप अपने जो घर है, अगर आप घर गिरवे रखना चाहते हो, उसके जो टाइटल डीड्स हैं, डॉक्यूमेंट है, वो आप बैंक को या लेंडर को देते हो। ठीक है, तो ये कुछ टाउन्स हैं जहां पे ये अलाउड होता है, बॉम्बे, मद्रास या जहां का स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, वहां पे ये टाइप का मॉर्टगेज हो सकता है कि सिर्फ कागज देके मॉर्टगेज क्रिएट हो गया। इसमें बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं।
एनॉमलेस मॉर्टगेज होता है, अभी तक हमने जो 4-5 टाइप किए मॉर्टगेज के, अगर आपका मॉर्टगेज इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा तो उसे एनॉमलस मॉर्टगेज बोलते हैं कि 2 फीचर यहाँ से उठाए, 2 फीचर वहां से उठाए, तो वो एनॉमलस मॉर्टगेज हो जाता है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ नए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सिंपल मॉर्टगेज। द मॉर्टगेजर डज नॉट डिलीवर पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी। बिल्कुल सही, आप पोजेशन नहीं ट्रांसफर करते हो। द मॉर्टगेजर डजंट बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली, ये गलत है। सिंपल मॉर्टगेज में पर्सनली बाइंड होता है mortgager. The mortgagee has no power to sell the property without the intervention of the court. ये बिल्कुल सही है, कोर्ट डिग्री के थ्रू ही प्रॉपर्टी सेल होती है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, 1000 नहीं 100 रुपए से ज्यादा का अगर अमाउंट इन्वॉल्व हो तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होती है। इन केस देर इज शॉर्टफॉल इन द अमाउंट रिसीव्ड इवन आफ्टर सेल of the mortgage property, the mortgager continues to be personally liable. बिल्कुल सही, सिंपल mortgage में कस्टमर पर्सनली लाइबल होता है। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 5 यानी कि सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो गुड्स का पेमेंट कहाँ पे होता है लोन के लिए? प्लेज में, तो ए करेक्ट आंसर है। अगला है, फॉर क्रिएटिंग अ प्लेज गुड्स मे बी डिलीवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। आपको प्लेज क्रिएट करनी है तो आप गोडाउन की चाबी देके प्लेज क्रिएट कर सकते हो, यस। अटॉर्नमेंट के थ्रू कर सकते हो, यस। डॉक्यूमेंट दे के टाइटल ऑफ गुड्स, यस। तो तीनों ही मेथड है, यानी कि डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इन केस ऑफ अ मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, रजिस्ट्रेशन वेयर रिक्वायर्ड must be done by the dash in whose favor the mortgage is created। तो mortgagee जो है वो जब टाइटल ऑफ डीड्स वाला जो मॉर्टगेज क्रिएट करता है तो मॉर्टगेजी मॉर्टगेज को रजिस्टर करवा लेता है। अगला क्वेश्चन है, regarding assignment under the Transfer of Property Act 1882, consider the following statements. Assignment is the transfer of right property debt, correct. The person who transfers the actionable claim is called the assigner, correct. Assignment of an actionable claim must be in writing and signed by the transferor, yes. Notice to debtor is mandatory to make the assignment valid, नहीं। सिर्फ अगर वहां पे स्पेशली लिखा होता ना लीगल असाइनमेंट, लीगल असाइनमेंट में आप डेटर को बताते हो, अदरवाइज असाइनमेंट करने के लिए डेटर से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा आप जानते हैं कि अभी 2 महीने से भी कम समय बचा है, और अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है तो आप इस टाइम पे कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। और अभी हमारा टीचर्स डे के लिए एक ऑफर चल रहा है। अगर आप 4 to 6 सितंबर के बीच में एनरोल करते हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं गुरु 80। कोर्स में एनरोल करने के लिए गुरु 80 आप कोड यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको कोर्सेज भी अपनी वेबसाइट पे दिखा देती हूँ जहां से आपको एनरोल करना है। आप कोर्सेज पे जाएंगे, कोर्सेज पे जाएंगे, जेआईबी पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको मास्टर कोर्स नजर आएगा। ठीक है, तो आप गुरु 80 कोड यूज करेंगे तो आपको 8 मंथ्स की वैलिडिटी पे 4800, 12 मंथ्स की वैलिडिटी पे 6720 में ये आपको कोर्स मिलेगा। इसमें सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, और आप टीचर से कभी भी कोई डाउट हो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इनका भी अलग से आपको नजर आएगा। अगर आपको किसी एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सिर्फ उसका आप कोर्स ले लीजिए। लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 पे भी गुरु 80 कोड अवेलेबल है, जहां पे टोटल 60 क्लासेस होती हैं लाइव, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस। लाइव क्लासेस 2 घंटे की होती है एक क्लास, इसके थ्रू भी आपका मेजर जो सिलेबस है कवर हो जाता है, प्लस नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप गुरु 80 कोड यूज कर सकते हैं फ्रॉम 4 to 6 सितंबर। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।